हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो निश्चित तौर पर आप सभी जुड़ चुके हैं आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश के साथ। और मैं सुरेश कुमार आप सभी का तहे दिल से इस वीडियो में, इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो मैं आप सभी का इस क्लास में स्वागत फिर से करना चाहूँगा। और आप सभी 2026 में बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप सही वीडियो पे आए हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग प्राथमिक क्रिया के बारे में जान लेते हैं कि प्राथमिक क्रिया होते क्या है। प्राथमिक क्रिया क्या होते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, या फिर आप लोग आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक क्रियाएं। क्या लिखा हुआ है? प्राथमिक क्रियाएं लिखी हुई है। प्राथमिक क्रिया के बारे में आप देख सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से पदार्थ प्राप्त करता है, और ये क्रियाएं जो होती है प्रकृति पर सीधा निर्भर रहता है। जैसे आप लोग प्रकृति मतलब ऐसे माना जाता है कि गॉड से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त करते हैं, तो आप कृषि के अंतर्गत आने वाली चीज़ें जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसके बाद मछली पालन के अंतर्गत मछली, खनन, पशुपालन, ये सारा का सारा चीज़ें जो है प्रकृति से आप प्राप्त करते हैं। तो ये सब का सब क्या होगा? प्राथमिक क्रियाएं हो जाएगी। उसके बाद मैं अगर इस क्रियाओं के अंतर्गत इसके प्रकार को बताऊं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कि प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार लिखा हुआ है। पहला है शिकार और संग्रहण। अब आप प्रारंभिक समय की दुनिया के शुरुआत में जब बात करूं तो मानव जो है जिस तरह से वर्तमान समय में खेती बाड़ी या फिर विभिन्न प्रकार की काम कार्य कर रही है वैसा नहीं था। लोग शिकार करते थे, उसके बाद चीज़ों को जमा करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक मानव की आजीविका का प्रमुख साधन जो था वो शिकार करना था और संग्रहण था। आज भी कुछ आदिवासी समाज भी प्रचलित है, मतलब वर्तमान समय में भी कुछ लोग अभी जंगल में रह रहे हैं और वो उन लोगों का जो मतलब मुख्य पेशा है वो चीज़ें को संग्रह करना, चीज़ें को जमा करता, अभी भी संग्रहण करता है चीज़ें को। शिकार अभी भी करते हैं, अभी भी लोग जंगल में रहते हैं। बिल्कुल आप सही सुने हैं, अभी भी लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में अभी भी लोग रहते हैं। इन बातों का ध्यान रखना आप सभी लोग। दूसरा है पशुपालन, जो वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है। घास भूमि खास करके शुष्क क्षेत्रों में। अब आप लोग बोलेंगे शुष्क क्षेत्र क्या होते हैं? तो ये हो गया पृथ्वी, और ये कर्क रेखा, और यहाँ से यहाँ तक तो उष्ण क्षेत्र हो जाता है। तो उसके बाद ये हो गया 66.5 डिग्री। इनके बीच का जो एरिया होता है इधर और इधर, इनके बीच का एरिया, इन दोनों क्षेत्र में जो है खास करके पशुपालन बड़े स्तर पर किया जाता है। पशुपालन को भी दो प्रकार में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला है घुमंतु पशुपालन। जैसे कहाँ घुमंतु पशुपालन पालते लोग? सहारा मरुस्थल है अफ्रीका महादेश में, मध्य एशिया में, मंगोलिया में। दूसरा जो प्रकार है पशुपालन का वो वाणिज्यिक पशुपालन, कॉमर्शियल जो होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और अर्जेंटीना में, ये याद रखना है। तीसरा जो प्राथमिक क्रिया का टाइप्स था वो था कृषि। कृषि प्राथमिक क्रिया है और इसके प्रकार देख सकते हैं आप लोग। जैसे आदिम कृषि, तो आदिम कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। जैसे कहाँ कहा जाता है? उत्तर पूर्व भारत में अमेजन और अफ्रीका के जंगलों में से झूम कहा जाता है। आदिम कृषि को अस्थायी निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। ये कहाँ कहा जाता है? एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। और अस्थायी निर्वाह कृषि के अंतर्गत धान भी आ जाएगा, गेहूँ भी आ जाएगी।
अगला है कृषि का प्रकार वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि में एक प्लांटेशन कृषि आ जाएगा। प्लांटेशन में जैसे इसको हम लोग प्लांटेशन को क्या बोलेंगे, इसे हम लोग रोपण कृषि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रोपण कृषि। और रोपण कृषि में जैसे चाय आ जाएगी, कॉफ़ी आ जाएगा, रबर आ जाएगा। चाय जो है भारत और श्रीलंका में जो है काफ़ी फेमस है, काफ़ी उपजता है। कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे अधिक आ जाता है। रबर मलेशिया में। एक याद रखना, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। फे का जे का नोडस याद रखिएगा आप लोग, फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग अगला जो पॉइंट दिया हुआ है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, वो क्या है? तो वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है खनन। खनन मतलब खोदना, कोई चीज़ खोदना। जैसे यहाँ आप धरती के अंदर चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें हैं, उनको धरती के अंदर से जैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो इसके अंदर से अगर हम चीज़ें निकालें तो ये जो है खनन में आ जाएगा। अब खनन में देखेंगे क्या क्या आता है, तो जैसे खनिज व ईंधन का दोहन हो जाएगा। आदिम पद्धति और आधुनिक तरीके, इन दोनों मतलब आदिम पद्धति से नहीं, आधुनिक तरीके से भी खनन किया जाता है। जैसे भारत में झारखंड में बहुत सारा खनन किया जाता है, उड़ीसा राज्य में भी खनन होता है और छत्तीसगढ़ में भी खनन होता है। ऐसे सब क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोह अयस्क और कोयला का खनन होता है। तेल की बात करें तो पश्चिमी एशिया के देशों में सबसे ज़्यादा तेल का खनन होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है वानिकी। वानिकी मतलब वन होता है, मतलब वन लगाना जो है, पेड़ पौधे रोपना, वानिकी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे लकड़ी, गोंद, औषधि किससे? वानिकी से ही प्राप्त होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि फल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो फल वन से प्राप्त होते हैं। तो फल जो है ये वानिकी के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? वानिकी के अंतर्गत। फल जो आ जाएंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वानिकी के अंतर्गत। अब आप लोग प्राथमिक क्रियाओं की विशेषता देख सकते हैं। तो पहला विशेषता है प्रकृति व जलवायु पर गहरी निर्भरता है। कहने का मतलब खेती बाड़ी जो है वो प्रकृति पर और जलवायु पर इसका गहरा संबंध है। जहाँ का जलवायु जिस तरह का होगा वहाँ पर क्रिया, प्राथमिक क्रिया उस हिसाब से होगी। नहीं रहेगा बढ़िया जलवायु तो नहीं होगी। कम तकनीक से लेकर आधुनिक तकनीक तक विविध स्तर। जैसे अगर मैं बात करूं खेती के अंतर्गत धान बुआई की, इसमें हल से लेकर के अभी ट्रैक्टर से खेती होता है। तो ये जो है, अगर हम बात करें हल की, तो हल जो है ये कम तकनीक का प्रयोग होता है। अत्याधुनिक में ट्रैक्टर का यूज किया जाता है खेती करने के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और आप सभी लोग नेक्स्ट पेज पर मेरे साथ आइएगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखी गई है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो टॉपिक दी हुई है उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर पहला बातें दिया हुआ है पशुचारण या पशुचारण। क्या होता है? पशुचरण। पशुचरण का अर्थ क्या होता है कि पशुओं का पालन पोषण, उनके दूध, मांस, ऊन, जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, चमड़ा, श्रम शक्ति आदि प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। श्रम शक्ति बोले तो जैसे बैल को जुआ के हल जो है जोतते हैं, तो क्या इसमें क्या आ जाएगा? ये जो है श्रम शक्ति आ जाएगा। एक प्राचीन व्यवसाय है, सबसे पुराना व्यवसाय, प्राचीन मतलब पुराना व्यवसाय है, जो आज भी ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन यापन का मुख्य साधन है। कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा जो है लोग पशुपालन करते, पशुचरण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में पशुचारण के प्रकार व्यावसायिक दृष्टि से। पहला है आजीविका आधारित पशुपालन। अब आजीविका आधारित पशुपालन किसे कहेंगे? तो छोटे स्तर पर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आजीविका आधारित पशुचारण करना पड़ता है। जैसे अफ्रीका में मसाई जनजाति और भारत के रेगिस्तानों में जो चरवाहे रहते हैं वो आजीविका पशुचारण वाले रहते हैं। कौन रहते हैं? आजीविका पशुचारण वाले रहते हैं। घुमंतु पशुचरण, अगला पॉइंट क्या है? घुमंतु। जैसे घुमंतु से घूमना होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप पानी की तलाश में पशुओं को ले जाते हैं। जैसे आप लोग अपने अपने एरिया में देखिएगा कि हम लोग के एरिया में भेड़ कोई नहीं पालता है, भेड़ कोई नहीं पालता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे कोई किसी क्षेत्र विशेष में किसी मौसम में भेड़ आपके एरिया में लेके आ जाते हैं भेड़ वाले सब, तो वो घुमंतु पशुपालन में आ जाएंगे।
उसके बाद अगला जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है अर्धघुमंतु पशुपालन। अर्धघुमंतु पशुपालन कौन लोग करते हैं, तो यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं। अर्धघुमंतु पशुपालन कुछ निश्चित स्थानों के बीच आवागमन, जैसे गर्मियों में ऊंचे पहाड़ पर ये लोग चले जाते हैं और सर्दियों में फिर मैदान में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये जो है ये मैदान है, ये यहाँ पर मैदान है, तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में लोग क्या करते हैं, ऊंचे पहाड़ पर चले जाते हैं और यहाँ पर अपना जो है भेड़ पोसते हैं, चराते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्मी कम लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल जो है विरल अवस्था में, हवा दूर दूर है, लेकिन धरती पर वायुमंडल सघन अवस्था में होता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे ही लोग करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धघुमंतु पशुपालन। जैसे हिमालय के गुज्जर की बात करें या और भोटिया की जनजाति की बात करें, तो ये सारा का सारा जो है अर्धघुमंतु पशुपालन होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग जो है गर्मी के मौसम में चले जाते हैं पहाड़ पर और ठंडी में के मौसम में पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यावसायिक पशुपालन। बड़े पैमाने पर पशुपालन आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ, जैसे दूध, मांस, ऊन, चमड़े का उत्पादन करके बाजार में बेचा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना में भेड़ पालन, अमेरिका की यूरोप में भी डेयरी फार्मिंग, ये व्यावसायिक पशुपालन में आ जाएंगे। अब आप लोग जो है ये सोचिएगा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने के प्रति चलो वैसे पास हो जाऊंगा, या फिर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ लिख के कुछ थोड़े होता है। ऐसे करेंगे, सऊदी चले जाएंगे, वहाँ भेड़ें चरा के भेड़ को दूध के पी लेंगे, खा लेंगे, वहीं पर जो है रह लेंगे। तो देखिए कितना कष्टमय इन लोगों का ज़िंदगी है। इसीलिए आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे पढ़िए, आप रो के पढ़िए, हंस के पढ़िए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अब अगला पॉइंट, अस्थायी या फॉर्म आधारित पशुपालन। निश्चित खेतों में, रैंचों में पशु पालना, जैसे अमेरिका और ब्राज़ील में मवेशी पाला जाता है, यूरोप में डेयरी पाला जाता है। अब आगे आइए, और इससे संबंधित और भी चीज़ें दिया हुआ है, तो नेक्स्ट पेज मैं यहाँ पर ले लूँ, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, और क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कृषि। वो टॉपिक तो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का हम लोग, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी हम लोग क्लास 12 चैप्टर 5 प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। तो कृषि मतलब क्या होता है, तो भूमि की जुताई करके अगर उसमें ओन मतलब जैसे दाल, गेहूँ, चावल इत्यादि उपजाते हैं, या फिर हम पेड़ लगाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होती है, फल। सब्जियों की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, उससे तिलहन चीज़ें, दलहन चीज़ें और रेशेदार चीज़ें जो हम लोगों को कहाँ से उत्पन्न होता है, जो है इत्यादि, मतलब कृषि से उत्पन्न होता है। कृषि क्या होता है, मानव जीवन के लिए मूलभूत क्रिया है, क्योंकि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से। वस्त्र मतलब कपड़ा, और आप लोग सोचेंगे कपड़ा भी खेती बाड़ी से प्राप्त होता है, जी बिल्कुल। जैसे मैं ऊनी वस्त्र की बात करूँ, तो ऊनी वस्त्र, सॉरी सूती वस्त्र की बात करूँ तो सूती वस्त्र जो है किससे प्राप्त होता है, ये रुई से। और रुई जो बनता है वो कपास से, कपास की खेती होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में होती है। ये सब आगे आप लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग कृषि के प्रकार को देख लेते हैं। तो कृषि विभिन्न प्रकार के होते हैं, कृषि की अलग अलग आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला जो कृषि है वो उत्पादन पद्धति के अनुसार, पहला जो कृषि है आत्मनिर्भर कृषि। तो किसान केवल अपने परिवार को ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर कृषि करते हैं। आधुनिक उपकरणों का उपयोग होता है इसमें, जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक उपकरण का कम उपयोग होता है, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद है व्यावसायिक कृषि, जिसको हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग कहेंगे, व्यावसायिक कृषि। तो फसल बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। इसमें खाद, उर्वरक, सिंचाई मशीन आदि का उपयोग होता है, किसमें, व्यावसायिक कृषि में। उसके बाद खेती के शैली के अनुसार जो है, एक होता है गहन खेती। तो गहन खेती किसे कहेंगे, तो छोटे भूखंड पर अधिक श्रम मतलब लोग
मतलब मजदूर, उर्वरक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन, मतलब खेत रहेगा आपका छोटा सा लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज आएगी, तो वो किस में रखेंगे हम लोग, गहन कृषि में। और उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट है विस्तृत कृषि। क्या है, विस्तृत कृषि। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विस्तृत कृषि। तो विस्तृत कृषि बड़े क्षेत्र रहेगा, कम श्रमिक रहेगी और कम पूंजी लगाकर खेती किया जाएगा। जैसे ये जो है उत्पादन में कम घनत्व में होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सिको में, मतलब वैसे दुनिया के वैसे क्षेत्र जहाँ आदमी कम रहते हैं, क्षेत्र बड़ा रहेगा लेकिन उसमें कम श्रमिक लगे रहेगा, कम पूंजी, तो ये जो है क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव कृषि, विस्तृत कृषि हो जाएगी। प्रकृति एवं स्थान के अनुसार जो है अस्थायी कृषि। तो अस्थायी कृषि किसे कहेंगे, तो बार बार उसी भूमि पर खेती करेंगे। जैसे बिहार में बहुत सारे जिले हैं जिसमें अस्थायी कृषि होती है। अगला है झूम या स्थानांतरण कृषि। इसके बारे में आप लोग जानबे नहीं करते हैं जी। ये क्या है, एक जंगल को काटकर कुछ वर्ष खेती करते हैं, फिर उस वहाँ पर छोड़ कर, भूमि को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई जंगल है, यहाँ पर कुछ लोग आए, जंगल को काट के हटा दिए, ऊपर ऊपर जुताई कर दिए और इस पर कोई खेती कर दिए। उसके बाद इसमें फसल काट के तैयार करके और ये अपना स्थान बदल दिए, दूसरे जगह चले गए, वहाँ के जंगल को काटे, वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिए। तो ये क्या कहलाएगा, झूम कृषि। जरा झूम झूम याद रखना। जैसे उत्तर पूर्व भारत में, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इस सब में जो है कौन सी खेती होती है, झूम कृषि होती है। कौन सी खेती, झूम खेती, झूम कृषि होती है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं आप लोगों के समक्ष, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आधार, विशेष प्रकार की खेती। आप लोग याद रखिएगा, मोनिकल्चर किसे कहेंगे, तो मोनिकल्चर केवल एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं, उसे हम लोग मोनिकल्चर कहते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहेंगे, कृषि के साथ साथ पशुपालन। मान लीजिए आप मक्का की खेती कर लिए हैं, उसमें जो है उसके बाद सूअर पाल लिए हैं, तो मक्का की खेती के संगे संगे सूअर पालना क्या हो जाएगा, ये जो है मिश्रित कृषि में आ जाएगा। ये खास करके अमेरिका में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बागान कृषि। तो बड़े बागानों में चाय, कॉफ़ी, रबर जैसी नकदी फसलें। जैविक कृषि, रासायनिक उर्वरकों के बिना प्राकृतिक तरीका से खेती क्या कहलाएगा, जैविक खेती कहलाएगा। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब उसके बाद जो है हम लोग अगली पेज की बातें देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट पेज में क्या दे रखी है। नेक्स्ट पेज की बात करें तो आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज में, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हम लोग अब चेंज करते हैं उस टॉपिक को। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग खनिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, खनिज के बारे में। तो खनिज जो है ये खनिज खनन, ये क्या होता है, तो पृथ्वी के सतह या गर्भ, पृथ्वी के ऊपरी भाग या उसके नीचे, जैसे धातु धातु या फिर ईंधन, ईंधन में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, अन्य प्राकृतिक संसाधनों को निकाला जाता है, तो उसे हम लोग खनन कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी है और इसके अंदर से कोयला निकाला जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, खनन में आ जाएगा। कहीं पर पेट्रोल निकाला जाएगा, खनन में आ जाएगा। इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। खनन को प्रभावित करने वाले, इफेक्टेड, मतलब इसको कैसे प्रभाव, जैसे आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग 12वीं में पढ़ रहे होंगे, उसमें से किसी बच्चा का 400 450 नंबर आ जाए तो आप सोच उससे प्रभावित हो जाएंगे, उसका कैसे आ गया, मेरा नहीं आया, मेरा भी आना चाहिए। अब आप भी खूब तैयारी करेंगे, तो बाद में तैयारी करेंगे तो अब ये कीजिए और आप भी 450 से ज़्यादा नंबर लाइए। अगला है भौगोलिक स्थिति। खनिज किस प्रकार की चट्टानों में और किस गहराई पर पाए जाते हैं, ये जो है पहला जो है प्रभावित करने वाले कारक है। दूसरा है सतही भंडार की तुलना में गहरे भंडार का खनन जो है कठिन और महंगा होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं कि पृथ्वी के सब जगह, सब क्षेत्र में आप अपने घर के पास खोजिएगा, वहाँ कोयला मिल जाएंगे, वहाँ पेट्रोल मिल जाएंगे, वहाँ डीजल मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। पृथ्वी के किसी विशेष जगह पर बहुत सारा खनिज मिलता है, किसी जगह पर विरल रहता है, लगभग नहीं रहता है। और ऊपर में अगर यहाँ पर सतह पर मिल जाएगा तो कम खर्चा में आएगा, अंदर तक मिलेगा क्योंकि खुदाई में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। नेक्स्ट है खनिज की गुणवत्ता और मात्रा। उच्च गुणवत्ता वाले और बड़े भंडार आर्थिक दृष्टि के अधिक उपयोगी होते हैं। कम गुणवत्ता वाले खनिज निकालने में लागत अधिक आती है। उसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितियाँ की बात करें
तो प्राकृतिक परिस्थितियाँ में जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, बाढ़, भूस्खलन जैसी परिस्थितियाँ खनन को प्रभावित करती हैं। शुष्क और समतल क्षेत्र खनन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। तकनीकी विकास भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। श्रम एवं मानव संसाधन जैसे देख सकते हैं खनन क्षेत्र, श्रमिक की उपलब्धता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कठोर परिस्थितियों में कार्य करने के कारण श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिक मतलब लेबर जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं उसे हम लोग श्रमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रमिक कहेंगे। श्रमिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उसे हम लोग श्रमिक कहेंगे। अब उसके बाद परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार, तो परिवहन एवं संचार के अंतर्गत खनिजों के भारी और बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए सड़क, रेल, बंदरगाह की सुविधा होनी चाहिए। बेहतर परिवहन व्यवस्था खनन उद्योग अधिक विकसित होता है। अब है पूंजी निवेश। कहीं भी हम लोग खुदाएंगे, धरती के अंदर से जो है पेट्रोल डीजल निकालेंगे। आप अपने घर बनाते होंगे तो देखिएगा हज़ारों रुपया, लाखों रुपया जो है मजदूर में लग जाते हैं खोदने में, या फिर टॉयलेट का गड्ढा खोदते होंगे तो उसमें भी बहुत सारा पैसा लग जाता है, मजदूर लग जाता है। अब सोच सकते हैं आप लोग कि जब खनिज किसी क्षेत्र विशेष में खोदा जाता होगा तो कितना लागत आती होगी। खनन एक पूंजी प्रधान है। आधुनिक उपकरण, सुरक्षा व्यवस्था, प्रसंस्करण आदि के लिए भारी पूंजी लगानी पड़ती है। किसी मान लीजिए यहाँ पर कोयला है तो कोयला को खोदने में आधुनिक उपकरण का प्रयोग, ऐसा नहीं कुदाल लिया खोदाई शुरू कर दिए। उसके बाद मजदूर जो उसमें काम करेंगे सुरक्षा के साथ, ऐसा नहीं कि उस मिट्टी के अंदर दबा के मर जाए। बाजार की मांग। अब आप खनिज जो है खोद रहे हैं तो उसका मांग बाजार में है कि नहीं। जिन खनिजों का मांग अधिक होता है उनका खनन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कम खनिजों वाले खनन आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होता है। और इसके बाद सरकारी नीतियाँ। अब सरकार क्या कर रही है हम लोगों के लिए, मतलब जो लोग खनन कर रहे हैं उसके लिए, तो खनिज पट्टे या पर्यावरण नियम पर कर नीति, सुरक्षा मानक आदि को खनिज जो है क्या करती है, प्रभावित करती हैं। आप सभी देख सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर जो बातें दी हुई है इनको देख लेते हैं। अब क्या है, अब जो है आप सभी लोग जस्ट अ सेकेंड कुछ, हाँ, अब खनन जो किया जाता है, खनिज जो खोदा जाता है तो उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, कैसे किस तरह से खोदेंगे। ऐसा नहीं कहीं पर खोदना अब कुदाल लीजिएगा खोदना चालू कर दीजिए, है ना, पता चला 5 दिन तक खोदते रहे आपको कुछ नहीं मिला। तो खनन की विधियों की बात करें तो खनन का तात्पर्य क्या है, पृथ्वी की सतह से खनिजों जैसे कोयला हो गया, लोह अयस्क हो गया, बॉक्साइड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई को निकालते हैं हम लोग। खनिजों की भंडार की स्थिति का पता लगाते पहले गहराई और आकार के अनुसार विचित्र विधियां अपनाती हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है कहीं पर अंधाधुंध आंख बंद करके जो है अंधेरा में जो है झटहा मारते हैं। झटहा जानते हैं जी? झटहा जो आम में, मान लीजिए किसी पेड़ में आम है ही ना, वहाँ पर झटहा मारना चालू कर दिया, आम गिरेगा कभी? कभी नहीं गिर सकता है। ठीक उसी तरह खनन की विधियों में पहले ये पता लगाया जाता है कि जहाँ पर हम लोग खोदने वाले हैं वहाँ पर खनिज है कि नहीं। ऐसा नहीं पता चला खोदते गए काफ़ी लागत आ गई, बैंक से लोन लिया, गए काम से। नेक्स्ट, सतही खनन। यह तब अपनाई जाती है जब खनिज भंडार सतह के समीप होता है। जहाँ अगर पृथ्वी के ऊपर में ही रहेगा पता लग जाएगा यहाँ खनिज है, तो सतही खनिज ऊपर परत व परत जो है इसको खोदा जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में जान लीजिएगा। खनिजों की सतह के ऊपर मिट्टी और चट्टानों को हटाकर क्या खनिज जब निकाला जाता है ओपन कास्ट माइनिंग कहेंगे। क्वायरिंग किसे कहेंगे, तो चूना पत्थर, संगमरमर आदि की सतह से काट कर निकाला जाता है। ड्रेजिंग किसे कहेंगे, तो नदी, झील या समुद्र की तलहटी से खनिज या रेत निकालना। भूमिगत खनिज किसे कहेंगे, यह विधि तब अपनाई जाती है जब खनिज से सतह बहुत गहराई में होता है। सॉफ्ट माइनिंग, तो सॉफ्ट माइनिंग यह गहरे खनिज तक भंडार के लिए ऊर्ध्वाधर मार्ग पर खोदा जाता है। इस सबको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद मैं आगे थोड़ा दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट माइनिंग याद रखिएगा। ड्रिफ्ट माइनिंग क्या होता है, तो ड्रिफ्ट माइनिंग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि पर्वतीय ढलानों में क्षैतिज सुरंगें बनाकर जब खनिज को खोदा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट माइनिंग कहा जाता है। स्लोप माइनिंग, तिरछे मार्ग से खदान खोदा जाता है। प्लेसर खनन क्या होता है, तो यह नदी या रेत जलोढ़ मिट्टी से सोना, हीरा निकालने की विधि है। जैसे रेत मतलब बालू, अब मान लीजिए कोई नदी है तो नदी में बालू है, वहाँ से हमको सोना निकालना है, चांदी निकालनी है, वही सोना जो कान में लोग पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, वही सब। पानी के बहाव और पैनिंग तकनीक के खनिज छानकर जो है प्राप्त किया जाता है। ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग मतलब खुदाई,
यह विधि पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, भूजल निकालने के लिए उपयोग की जाती है। ड्रिलिंग मतलब ऐसे छेद कर दिया जाता है इसमें, और यहाँ मान लीजिए इस एरिया में क्या है, ये खनिज है, तो ऐसे यहाँ से पाइप दे के इसको जो है निकाला जाता है, तो इसे ड्रिलिंग विधि कहा जाता है। सॉल्यूशन माइनिंग, इस विधि में खनिजों की किसी घोल, पानी या रसायन में घोलकर सतह पर लाया जाता है, तो इसका प्रयोग प्राय नमक और गंध निकालने में होता है। इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है, इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से आप लोगों को बता दिया जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से, किस चैप्टर से? इस चैप्टर से, अरे इसी चैप्टर से, किस चैप्टर से आप लोग कमेंट करेंगे? चैप्टर 5 कक्षा 12 चैप्टर 5, और चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन बनती है तो मैं अभी आप लोगों को करा देता हूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया गतिविधि यहाँ पर याद रखना है नहीं है? तो अभी देखे थे आप लोग, कृषि भी प्राथमिक गतिविधि में आता था, खनन भी आता था, मत्स्य पालन भी होता है, लेकिन ये वाणिज्य जो देख रहे हैं, क्या वाणिज्य देख रहे हैं, ये प्राथमिक गतिविधि नहीं है। ये कौन सी है? ये द्वितीय गतिविधि है। कौन सी? द्वितीय गतिविधि याद रखना आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? वाणिज्य हो जाएगा। क्या होगा? वाणिज्य। इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? क्या वो स्थानांतरित कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है, मिश्रित कृषि या वृक्षारोपण कृषि है? तो याद रखना, झूम कृषि आप लोग देखे थे कि कोई एक क्षेत्र है और ये दूसरा क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी आएंगे, जंगल से लोग आएंगे, इसको पेड़ पौधे को काट कर यहाँ की खेती कर लेंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे और वहाँ पर भी यही काम करेंगे, और ये स्थान बदलते रहेंगे। तो जहाँ पर स्थान बदलता रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थानांतरित कृषि कहेंगे। याद रखना आप लोग इसे। खनन किस प्रकार की गतिविधि है? खनन प्राथमिक गतिविधि है। विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश की बात करें तो इसमें श्रीलंका हो जाएगा। क्या होगा? श्रीलंका हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादक देश श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन किस विधि में आते हैं? तो ये सारा का सारा जो है प्राथमिक गतिविधि में आते हैं। दुनिया में नोमैडिक हार्डिंग सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो नोमैडिक हार्डिंग मतलब होता है पशु चराने वाला, पशु चारक होता है, पशु चराने वाला। ये सबसे ज़्यादा जो है सहारा एवं मध्य एशिया में होता है। खनन का उद्देश्य क्या है? खाद्य पदार्थ करना, जैसे गेहूँ, धान, मक्के। तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए खोद के थोड़े जो है गेहूँ धान उपजाया जाता है जी। उसके बाद व्यापार करना, बिजनेस, जैसे दुकान खोलना, खोद के दुकान खोलेंगे। जनसंख्या नियंत्रण से कैसे होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खनिज प्राप्त करना। हम लोग खनन का उद्देश्य क्या होता है? मतलब खनन से क्या करते हैं? मतलब खनन किस लिए करते हैं? खनिज प्राप्त करने के लिए। खनन किस लिए करते हैं? खनिज प्राप्त करने के लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी महानुभाव देख सकते हैं। कौन सा प्राथमिक कार्य मानव का सबसे पुराना पेशा है? तो खनन तो शुरुआतें किया है, कृषि भी शुरुआत की है, पशुपालन भी, लेकिन सबसे पुराना, सबसे सभ्यता के शुरुआत में सभ्यता के शुरुआत में लोग क्या करते थे? तो सभ्यता के शुरुआत में लोग क्या करते थे जी? तो सभ्यता के शुरुआत में लोग मतलब शिकार करते थे और संग्रह करते थे, उन चीज़ों को मार मार के जमा करते थे और फिर बाद में खाते थे। नेक्स्ट है प्लांटेशन कृषि की विशेषता है। तो प्लांटेशन कृषि की विशेषता है एकल फसल का उत्पादन, कम श्रमिक। विश्व का सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन किस महासागर में होता है? तो प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर जो है इस तरह से है ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के मिलने से क्या होता है? मत्स्य पालन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें जितने भी चीज़ें थे, जैसे मैं एक बार फिर मतलब बता दूं कि ये जो है कक्षा 12 किस कक्षा का है?
तो कक्षा 12 विषय भूगोल चैप्टर 5 विषय भूगोल चैप्टर 5 विषय भूगोल चैप्टर 5 प्राथमिक क्रिया का जो है ये सारा का सारा जो है टॉपिक और इससे बने हुए सवाल थे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और इससे भी संबंधित बहुत सारी क्लास, जैसे आप लोगों में से कोई बच्चे चैप्टर 1 नहीं देखे होंगे, वो जाके देख लेंगे 2, 3, 4 और ये तो 5वां चैप्टर था। आप निश्चित तौर पे अगर फेसबुक पेज को देखते होंगे तो इसको जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल अभी जो है वो KSCC क्लासेज के नाम से है, उस पे जाके इसको क्या कीजिएगा, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसी पर अभी वीडियो डाला जाता है, बाद में आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश पर डाला जाएगा। तो मैं सुरेश कुमार आप सभी से इस वीडियो में इतना ही चीज़ें रखते हुए विदा ले रहा हूँ और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी मेहनती बच्चे हैं और इन चीज़ों को समझते होंगे। आप अपने माता पिता की जो है स्टेप को समझते होंगे, तो निश्चित तौर पे आप लोग एक अच्छा स्कोर कीजिएगा और इन चीज़ों को आप फ़ायदा उठाइएगा। आप लोगों को भी बिल्कुल फ्री में ये चीज़ें दिया जा रहा है। आपको अगर PDF चाहिए तो एक बार आप 7091859599 पर जो है मैसेज भेज दीजिए, सर मुझे PDF चाहिए, तो आपको ये PDF भेज दिया जाएगा, वो भी फ्री में भेज दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।